जब एक 10 साल का बच्चा अपने घर में लेटा हो तभी अचानक दरवाजे पर पुलिस की दस्तक हो, पुलिस अंदर आए और आपके पिताजी को उठा कर ले जाए। कुछ दिनों के बाद पुलिस फिर आए, आपके भाई को उठा कर ले जाए। एक छोटा बच्चा जो इन चीज़ों को समझता नहीं है, उसके लिए ये कहानी कैसी होती है। हम आपको इमरजेंसी की कहानी सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर इमरजेंसी के कहानी में परिवार के दर्द को ना बताया जाए, उस वक्त जो लोग गिरफ्तार हुए उनके परिवारों पर क्या बीता, अगर ये बात ना बताई जाए तो इमरजेंसी की कहानी अधूरी रह जाती है, और हम इस कहानी को अधूरा नहीं रखना चाहते। तो आज हम आपके लिए कहानी लेकर आए हैं स्मिता खांडेकर शर्मा की, जिनके पिता और भाई दोनों मीसाबंदी के तहत जेल में बंद रहे, करीब 19 महीने के लिए बंद रहे। हमने उनसे जानने की कोशिश की है कि उस वक्त जब घर के बड़े जेल में बंद थे, घर का माहौल कैसा था, परिवार का माहौल कैसा था, और किन परेशानियों, किन तकलीफों का सामना उन्होंने किया। राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। जब आपातकाल लगा 1975 में, तब ऐसी कोई देश की स्थितियाँ नहीं थी कि आपातकाल लगाया जाए। मैं तो बहुत ही छोटी थी उस टाइम में, 5वीं 6ठी कक्षा में थी, और ऐसा एकदम से अचानक उसको डिक्लेयर किया गया आपातकाल को, और फिर लोगों के वारंट्स निकालने लगे, उनको अरेस्ट करने के लिए वो करने लगे, ज़्यादातर संघ वालों के लिए, क्योंकि अपनी सत्ता स्थायी रहे। इंदिरा गांधी का वो अवैध कर दिया था चुनाव, और उनको चुनाव लड़ने से भी मना कर दिया था, तो क्योंकि वो अपनी सत्ता नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए उन्होंने 1 महीने का समय कोर्ट से मांग के ये निर्णय लिया और ये इमरजेंसी लगा दी। मेरे घर से सबसे पहले मेरे भाई साहब बड़े। क्या घटना कैसी हुई? घर से गिरफ्तार हुए थे? नहीं, गिरफ्तार तो क्या हुए, एक्चुअल रात को पुलिस आई थी हमारे यहाँ पे 12 बजे के आसपास, और बहुत ज़ोरों से मतलब चिल्ला रहे थे। अब उस टाइम कोई मीडिया, टीवी या ऐसा कुछ तो था नहीं कि अपने को पुलिस की आवाज़ सुनने की आदत हो। उस टाइम तो वैसे ही पुलिस के नाम से ही डर लगता था, क्योंकि ऐसा कोई रोज़ पुलिस से अपनी बातचीत तो होती नहीं थी। तो मैं तो बहुत छोटी थी, तो मैं तो ऐसे थर-थर काँपने लगी थी। मतलब वो आवाज़ और उनकी जो वो टोनिंग थी, जो बात करने का तरीका था ऐसे। तब माताजी ने हमारे बोला कि वो तो है नहीं घर पे करके, फिर वो लोग चले गए। बहुत देर बहस की, फिर चले गए कि नहीं है। माताजी ने बोला, आई ने हमारी, कि नहीं वो आई नहीं घर पे करके। उसके बाद 2-3 चक्कर उन्होंने और लगाए, फिर सुबह 4 बजे फिर आए वो। उसके बाद उन्होंने बहुत मतलब माताजी को प्रेशराइज़ भी किया, हम लोगों को के ऊपर, मतलब बहुत चिल्लाए, और फिर बोले कि वो पहले घर में ही थे, आपने उनको भगा दिया करके, ऐसे करके। तो माताजी ने बोला नहीं, वो थे ही नहीं घर पे करके। उसके बाद फिर एक राउंड उन्होंने लगाया, फिर हमारे पिताजी को गिरफ्तार मतलब लेके चले गए वो। तो भाई साहब घर में थे, लेकिन भूमिगत हो गए थे, चले गए थे उस टाइम। बाद में फिर जब ये पिताजी को लेके गए, फिर जब पता चला कि पिताजी को लेके गए, तो इनका सामने आना ज़रूरी था, इसलिए फिर इनको आना पड़ा। फिर इनको गिरफ्तार कर लिया उन्होंने, थाने गए। उस समय माहौल तो बहुत ख़राब था, बहुत सारे कष्टों का सामना भी करना पड़ा। जब भाई साहब को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, तब पिताजी को उन्होंने छोड़ दिया था। पिताजी वल्लभ भवन में थे, सरकारी कर्मचारी थे। उसके बाद हमारे यहाँ ये लोग सब लोग आते ही रहते थे, मीटिंग्स करते रहते थे। फिर एक आंदोलन के लिए 4 लोग हमारे यहाँ आए थे, ये लोग रुके थे, उस आंदोलन में जाना था। अरुण परिणितकर भाई साहब थे और दिलीप गोवलकर, वो दोनों उस दिन जा रहे थे। तो हमारे यहाँ खाना वाना भी खाया उन लोगों ने, फिर हमने उनकी आरती भी उतारी थी, तिलक भी किया उनको। और वो जब गए आंदोलन में, तो उनको तो गिरफ्तार कर ही लिया, और उस पूरे पीरियड में पुलिस का हमारे घर पे वो रहता था, नज़र रहती थी। तो कहीं से उनको ये बात पता चल गई होगी, तो बाद में उन्होंने फिर हमारे पास मतलब घर पे नज़र तो उनकी रहती थी। फिर उन्होंने घर पे फिर पुलिस वाले आए हमारे एक दिन, और फिर बोले कि पापा कहाँ हैं, मतलब कुछ काम है, उनको थाने बुलाया है। बोले नहीं, वो ऐसे ही बुलाया है। तो 2-3 चक्कर उन्होंने लगाए, तो पापा तो ऑफिस में थे। फिर जब वो आए तो उन्होंने चाय भी नहीं पी। मम्मी ने ऐसे ही बोला कि वो, मम्मी भी स्कूल में टीचर थी मेरे। हाँ, मम्मी तो थी नहीं तब, तो मम्मी एचएल स्कूल में थी, तो मम्मी तो आई नहीं थी, बस हम लोगों ने बोला, दादी थी और हम बच्चे थे 3। भाई साहब तो गिरफ्तार हो गए थे, मैं थी।
मेरा एक ब्रदर है 2.5 साल बड़ा है मेरे से, और मेरी एक दीदी जो हमसे मेरे से 8 साल बड़ी थी। हम तीनों थे, वो कॉलेज में थी, हम दोनों तो स्कूल में ही थे। तब हमने उनको बताया, तो हमने उनको बोला भी कि आप चाय पी के जाइए। बोले नहीं नहीं, मैं आता हूँ देख के, पता नहीं क्या। अब ऐसा तो लगा नहीं था कि ये किस कारण, क्योंकि 3-4 बार वो पुलिस वाले आके गए थे। तो वो थाने गए तो उन्होंने उनको बिठा लिया और छोड़ा ही नहीं। 8 बज गए, मम्मी आई जब HCL ऑफिस में, HCL स्कूल में मम्मी थी, तब एक ही बस चलती थी सुबह 8 बजे से मम्मी जाती थी और फिर आती थी रात को 8 बजे लगभग। तो मम्मी है जब आई ने बोला कहाँ है, फिर हमने आई को सब वृत्तांत सुनाया। तो फिर मैं और मेरी दीदी गए थाने। अब तब तो किसी को आदत भी नहीं थी थाने की और इसकी, और मतलब अपन लोगों को क्या काम पड़ता है, कभी देखा भी नहीं था थाना, फिर भी हम लोग देखने गए। तो वहाँ का माहौल तो बहुत ही गंदा था। फिर जैसे जैसे हमें पापा को उन्हें दिखाया, और उन्होंने चोर और उनके साथ उनको लॉकअप में बंद कर दिया, अपराधियों के साथ। फिर हम लोग घर आए, फिर डिब्बा लेके गए, बोले इनको छोड़ेंगे नहीं आप, तो इनका डिब्बा विब्बा लेके आए। फिर हमने घर आए, फिर हम वापस गए दीदी और मैं। तो पापा ने बोले, दादा ने बहुत बोला कि मेरे को बाहर बैठने दो, मेरी बच्चियों के साथ खाना खाने दो, मैं कोई भाग थोड़ी रहा हूँ, पर उन्होंने उनको आने नहीं दिया। बोले नहीं आप तो डिब्बा ले लो जाओ। फिर हम घर आए, फिर हमने अपने मामा जी हमारे पास में ही रहते थे, फिर मामा जी को बुलाया। फिर उन्होंने हमको डांटा भी कि तुम लोग क्यों गई थाने, तुमको तो जाना ही नहीं चाहिए था, मतलब ऐसी कंडीशन में। फिर 2-3 दिन छुट्टी थी, 2 दिन तो उनको वहीं रखा थाने में। उसके बाद उनको फिर कोर्ट वोर्ट ले गए। फिर पता चला कि उनको हथकड़ियाँ तक पहना दी थी, जबकि वो तो कोई अपराधी तो थे नहीं, सरकारी कर्मचारी थे। और फिर बाद में 2-3 दिन बाद उनको जेल भेज दिया गया। फिर जेल में भी उनको उन्हीं लोगों के साथ रखा। फिर जब हम लोग भाई साहब से मुलाकात करने गए, तब इनको हम मतलब पता चला कि पापा दादा भी यहाँ आ गए हैं करके। तब फिर बाद में इन लोगों ने प्रयास करके फिर उनको अपने साथ, जितने लोग भी ये लोग थे वहाँ पे बंद, अपने साथ फिर उनको लाया। तब तक इन लोगों को यही पता ही नहीं था कि वो गिरफ्तार करके और उनको यहाँ ले आए हैं जेल में। हाँ, बहुत ही बिल्कुल आसपास जो बहुत पास में ही रहते थे वो लोग तो करते थे कॉपरेट, लेकिन वैसे बहुत सारे लोग तो घर आने से भी डरते थे, कोई आता ही नहीं था, क्योंकि ये लगता था ना कि इनके हम जाएंगे कोई हमें देख लेगा, इनके घर पे नज़र है, इस टाइप से। तो और पुलिस वाले आते रहते थे, मम्मी से आई से बोलते थे कि हम माफ़ीनामा लिख के दे दो, इंदिरा गांधी से हम बात करेंगे, हम आपको छुड़वा के देंगे, आपके पति को, आपके लड़के को। और ऐसे बहुत अलग अलग टाइप से, मतलब कभी प्रेम से, कभी प्रेशराइज करके, ऐसे काफ़ी कोशिशें करते रहते थे कि और इनके यहाँ से कुछ पता चले, या ये लोग झुक जाएं, या मतलब माफ़ीनामा लिख के दे दें, इस टाइप से। तो मना कर दिया आई ने कि मतलब इस टाइप से हम कुछ नहीं करेंगे, और जो है ठीक है जैसा भी। और हमारे अकेले तो नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, सभी हमारे भाई बंधु हैं, सभी हमारे बच्चे हैं, तो सभी छूटेंगे जब भी छूटेंगे, हम ऐसे अकेले के लिए वो नहीं करेंगे। वो लोग थे आपातकाल में, उन लोगों ने बहुत संघर्ष किया, उनके परिवारों ने भी बहुत संघर्ष किया, आर्थिक रूप से भी किया, मानसिक रूप से भी किया। और उन सब के त्याग, बलिदान और उनकी अच्छाइयों का आज ये परिणाम है कि आज देश काफ़ी अच्छी स्थितियों में है, और देश हमारा हमेशा अच्छी स्थितियों में रहे, आगे बढ़े। भारत हमेशा स्वर्णिम युग कहलाए, स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाए। और एक पत्रकार एक प्रचारक थे हमारे, गोपाल जी भाई साहब, वो भी आए थे। आई से बोला उन्होंने कि आपको कोई सहायता चाहिए तो हम आपको देते हैं। तो आई ने यही बोला कि नहीं, हमें कोई सहायता नहीं चाहिए, हमसे भी नीचे कई लोग हैं जिनको आवश्यकता होगी, तो आप उनको मतलब मदद कीजिए, हम लोग तो कर लेंगे जैसा भी। उसी पीरियड में मेरी आई जो थी वो अस्थमेटिकल थी, और आती थी तो रात रात भर ऐसी उल्टी लेटी रहती थी, और सुबह फिर जाती थी कि उनको ये लगता था कि मैं अगर स्कूल नहीं गई तो बच्चे क्या करेंगे कल, मतलब कैसे इन लोगों का शिक्षा और लालन पालन होगा। तो इसलिए ऐसी कंडीशन में भी, और इतने दूर वो जो स्कूल में जाती थी उस टाइम उनकी प्रिंसिपल भी बहुत खड़ूस थी, मतलब जरा सी बात में सीएल काट लेती थी, वो लगा देती थी क्रॉस, पर तब भी वो जाती थी ऐसी कंडीशन में भी। और छोटे ब्रदर ने भी फिर उस टाइम ऐसे कुछ काम किए कि जिससे थोड़ा सा अर्निंग हो, छोटा सा ही था वो भी, कोई बहुत बड़ा तो था नहीं। तो ऐसे कष्ट तो सभी परिवारों ने बहुत झेले उस टाइम, अब हमारे परिवार ने भी झेले। तो समय तो बहुत ख़राब था जिन्होंने इसको भुगता है। डर तो लगता था कि कभी हमारी मम्मी को भी ना अरेस्ट करके ले जाए, क्योंकि कुछ महिलाओं को भी उन्होंने अरेस्ट किया था उस टाइम। और घर में अगर मम्मी चली जाती तो फिर तो आई नहीं हो, तो फिर हम लोग तो बिल्कुल, हम 2 भाई बहन तो बहुत ही छोटे थे, दीदी थी एक बस कॉलेज वाली, और एक दादी थी हमारी,
और दादी को कुछ भी बोलते रहते थे लोग, तो वो अलग घबराती रहती थी उस टाइम कि अब क्या होगा, अगर इनका कुछ हो गया तो क्या होगा। ऐसे एक डर और एक भय तो रहता ही था। फिर भी कुछ संस्कार ऐसे थे कि हिम्मत भी थी, उतनी हिम्मत भी आ जाती थी कि नहीं कुछ नहीं होगा, अपन डर के मुकाबले समय ही अपने को निकालना है। इसी बीच एक घटना हमारे यहाँ और हो गई थी कि एक दिन जल्दी जल्दी में आई ने कुकर लगा दिया, उसमें एक छिपकली थी और आई ने लगा दिया और जब खोल के देखा तो उसमें वो मरी हुई पड़ी थी। तो ऊपर के डब्बे में तो वो पालक और वो रखा था, तो उन्होंने फेंक दिया और दोनों डब्बों का हम बोली कि तुम लोग दाल चावल खा लेना, अब मैं तो स्कूल जा रही हूँ। और कुछ हुआ, घबराहट हुई, कुछ हुआ तो डॉक्टर के पास चली आना। जब स्कूल जाके उन्होंने अपनी शिक्षिकाओं को ये घटना सुनाई तो उन लोगों ने बोला, अरे जहर तो पूरे कुकर में भाप से बना था, आपको वो फेंक देना था पूरा। अब वो ना तो उस टाइम कोई फ़ोन देना, कोई सुविधाएं थी कि आप कैसे उसको वो करोगे। तो वो बेचारी 8 बजे तक उसको ऐसा लग रहा था कि कब मैं घर पहुंचूँ और कब अपने बच्चों को देखूँ करके। जैसे ही वो आई, हम लोग सब, दादी और हम सब सही सलामत दिखे कि हाँ ये लोग सब स्वस्थ हैं, तब उनका जान में जाना है। क्योंकि ऐसा समय था कि दिमाग एक तो वैसे ही वो था, ऊपर से इतने दूर जाना आना, उस टाइम कोई बसें नहीं, कोई सुविधाएं नहीं, एक ही बस जाती थी सुबह 8 बजे और एक ही वहाँ से वापस आती थी HCL से। तो वो बड़ा समय ऐसा था स्ट्रगल वाला, कष्ट वाला, पर हिम्मत से निकल गया सब समय। तो ये हमारा देश हमेशा अच्छा रहे। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद। बनकर रह जाए। अगर आपके आसपास भी इमरजेंसी की ऐसी ही कोई कहानी है तो उस कहानी को शब्दों में ढालिए और लिख भेजिए विश्व संवाद केंद्र मध्य प्रदेश को। कहानी अपनी फेसबुक, ट्विटर, ब्लॉग पर लिखिए और हमें टैग कीजिए। आपकी कहानियों को हम अपनी वेबसाइट और फेसबुक पेज पर जगह देंगे। इसके साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर हमें लाइक कीजिए और लगातार विश्व संवाद केंद्र मध्य प्रदेश के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।